नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की 5 सीटों पर चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। इनमें से 4 सीटों पर भाजपा ने जीत का परचम लहराया है और एक सीट पर निर्दलीय ने कब्जा कर लिया है। बता दें कि गोरखपुर, फैजाबाद खंड स्नातक, कानपुर खंड स्नातक, बरेली, मुरादाबाद खंड स्नातक, इलाहाबाद, झांसी खंड शिक्षक और कानपुर खंड शिक्षक सीट पर 30 जनवरी को मतदान हुआ था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, देखा जाए शिक्षक स्नातक चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटों पर अपनी जीत हासिल की है। जी नंदनी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 100 विधान परिषद सीटों में से जो 5 रिक्त सीट थी उसमें 30 जनवरी को मतदान हुए और 2 फरवरी यानी कि कल उसके नतीजे आए। इसमें साफ तौर से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक तौर पर 4 सीटों पर जीत हासिल की। इसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे उनके हाथों में निराशा लगी और समाजवादी पार्टी के पास विधान परिषद में अपनी साख बचाने के लिए एक सीट जीतनी थी, मगर समाजवादी पार्टी इसमें आपको बताएं कि 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई, वहीं एक सीट निर्दल प्रत्याशी के खाते में गई। अगर बात की जाए तो इन झांसी इलाहाबाद शिक्षक एमएलसी सीट से निर्दलीय लगातार 3 बार से जीतते आ रहे सुरेश कुमार त्रिपाठी जो कि विजय हुए। साथ ही अगर बात की जाए तो इन 5 सीटों में से 4 जो तत्काल में थे वो एक बार फिर उस कुर्सी पर अपनी धाक जमाते हुए नजर आए। और नंदनी, आपको बताना चाहेंगे कि जहां एक तरफ 2024 के चुनाव को लेकर लगातार सभी राजनीतिक दल कमर कस के और तमाम अभियान और तमाम यात्राएं कर रहे हैं और अपने जनाधार को मजबूत कर रहे हैं, वहीं विधान परिषद के इस परिणाम से जो भारतीय जनता पार्टी है और साथ ही साथ जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके हौसला कहीं ना कहीं बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए जी विभांशु, देखा जाए तो जिस तरीके से कांटे की टक्कर सपा और बीजेपी में देखी गई थी, वहीं कहीं ना कहीं सपा को करारी हार मिली है। तो आने वाले दिनों में कितना चुनौतीपूर्ण होगा सपा के लिए? माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जो रामचरितमानस का विवाद है उसका कहीं ना कहीं परिणाम चुनाव के नतीजों पे आएगा और सपा अपनी पूरी दमखम लगाकर हर एक क्षेत्रों में जो चुनावी परिक्षेत्र था उसके अंदर में अपने प्रचारक संयोजकों को भेजकर और चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास को की, मगर समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं इसमें विफलता नजर आई। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में लगातार जीत का जो रिकॉर्ड है, क्या वो निकाय चुनाव में फिर दोहराया जाता है और 24 में क्या बीजेपी एक बार फिर हैट्रिक लगाते हुए नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनेगी, वो चुनाव के बाद साफ होगा। मगर कहीं ना कहीं देखें तो एमएलसी चुनाव में निश्चित तौर पर जो जीत मिली है उससे बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के हौसले बुलंद हो गए। जी देखा जाए तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सभी को जीत की बधाई दी है और कहा कि जनता जानती है समाजवादी पार्टी किस तरह की राजनीति करती है, इसलिए जनता ने नकार दिया है। तो कितना मायने रखता है ये जीत बीजेपी के लिए निकाय चुनाव को लेकर? जी, इस ऐतिहासिक जीत से तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे बात की जाए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चाहे बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत केशव प्रसाद जो कि उप मुख्यमंत्री का दारोमदार संभालते हैं, ऐसे तमाम गणमान्यों के द्वारा इस जीत पर बधाई दी जा रही है और कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कि जनता ने तिरस्कार किया है और आगे करेंगे। मगर जनता के हाथ में है कि आगामी चुनाव और साथ ही साथ जो तमाम विपक्षी दल है वो लोगों के बीच जा रहे हैं और अपना विश्वास जताने के लिए तमाम चीजों को रख रहे हैं। तमाम अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वो हर महीने 10 जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद हर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है और वही बीएसपी की तरफ से वाम के संस्थापक की तो जैसे वो उनकी तरफ से रैलियां की जाती थी, यानी कि काशी राम की अगुवाई में जैसे रैलियां की जाती है, ठीक वैसे ही एक बार बसपा नीचे बैठकर अपने
रैली करेगी जमीन पर बैठकर। क्या इन सभी रैलियों और तमाम संगठनों के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उससे कितना लाभ होगा, वो आने वाले निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में नतीजों के बाद कहना साफ होगा कितने सफल हुए। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के श्री रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बयान के बाद से लगातार सपा नेता के खिलाफ विरोध भी हो रहा है। सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी समेत अन्य विपक्षी दल भी सपा का विरोध कर रहे हैं। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने रामचरितमानस को लेकर सपा पर हमला बोला है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि देश में कमजोर व उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस व मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको शूद्र ही नहीं बल्कि SC ST का OBC की संज्ञा दी है। अतः इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान न करे तथा न ही संविधान की अवहेलना करे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, देखा जाए तो रामचरितमानस विवाद को लेकर अब मायावती ने अपना बयान जारी किया है कि शूद्र कहकर इन लोगों का अपमान किया जा रहा है। बिहार से निकले रामचरितमानस पर टिप्पणी विवाद उत्तर प्रदेश में आया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ पंक्तियों को लेकर सवाल खड़ा किया, जिसके बाद कहीं ना कहीं कुछ मोर्चों के द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया गया और वही हिंदूवादी संगठन और साथ ही साथ बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार उनकी कार्रवाई की मांग की जा रही है। उसी बीच आपको बता दें कि बसपा की सुप्रीमो सुश्री मायावती की तरफ से एक ट्वीट करते हुए कहा गया कि समाजवादी पार्टी को पहले को क्यों नहीं दलित याद आया और वो दलितों की हितैषी नहीं है। वही साथ ही उन्होंने कहा अपने ट्वीट में कि रामचरितमानस और जो मनुस्मृति जो प्राचीन समय में मानव सभ्यता को बनाने में और पद्धतियों को सिखाने में एक बड़ा योगदान रखती थी, उसमें कमजोर वर्गों के लिए नहीं है। तो साफ तौर से उन्होंने रामचरितमानस और साथ ही साथ मनुस्मृति पे भी सवाल खड़ा किया। वही उन्होंने कहा कि जो कमजोर और अपेक्षित वर्ग के लोग हैं उनके लिए संविधान कहीं ना कहीं उनके मजबूती से खड़ा होने में एक सहारा बनता है। तो रामचरितमानस जी विभांशु, देखा जाए मायावती ने संविधान को सबसे ऊपर बताया, वहीं सपा पर हमला करते हुए गेस्ट हाउस कांड याद भी दिलवाया और कहा कि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां जो हैं, अन्य राजनीतिक पार्टियां जो हैं सिर्फ अपना रोटियां सेकती हैं और बाकी जो है BSP है जो सिर्फ ST SC और OBC के बारे में सोचती है। जी नंदनी, अगर देखा जाए तो साफ तौर से इस ट्वीट से हम ये कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो उनका कोर वोट बैंक रहा है और लगातार जो बहुजन समाज पार्टी के वोट परसेंटेज में गिरावट आ रहा है और जो उनका कोर वोटर है उसको और कम ना हो, जिसको लेने कर ये ट्वीट किया गया है। वही ट्वीट में आपने देखा कि सुश्री मायावती की तरफ से कहा गया कि गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ और कैसे जो दलितों की राजनीति को लेकर लगातार सियासत कर रहा है उनके द्वारा पूर्व में कैसे कृत किए गए हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो साफ तौर से जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है मायावती, वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हुए गेस्ट हाउस कांड और साथ ही साथ दलितों की अपेक्षा का आरोप लगा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां रामचरितमानस विवाद उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के अंदर में सियासी घमासान मचाया हुआ है, उसमें जो राजनीतिक दल है वो कितना इस पर लाभ ले सकते हैं वो आने वाले चुनाव के नतीजों के बाद कहना साफ होगा। जी विभांशु, देखा जाए तो BSP को हमेशा वोट बैंक दलितों का OBC और SC एक्ट को लेकर माना जाता था, तो वहीं अखिलेश यादव ने 2024 को लेकर साफ कर दिया है कि वो भी दलितों को लेकर चलेंगे। तो क्या लगता है मायावती के मन में कहीं इसको लेकर डर बैठ गया है क्या कि उनका वोट बैंक कहीं इधर से उधर ना हो जाए? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अगर 2017 के चुनाव को उठाएं, 2019 के लोकसभा का चुनाव उठाएं, चाहे हम उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव को उठाएं, बहुजन समाज पार्टी का जो वोट परसेंटेज है उसमें लगातार घटोती देखने को मिला है। और बात करें तो 2022 के चुनाव में 12% वोट बहुजन समाज पार्टी के पाले में गए थे। इससे ये साफ है कि जो सेधमारी राजनीतिक दलों के द्वारा BSP के कोर वोटरों का किया जा रहा है उसमें उनकी सुप्रीमो मायावती हरगिज बर्दाश्त नहीं कर रही है। वापस उन्हें अपने खेमे में लेने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उनके बयानों से जो सियासी पारा है वो लगातार बढ़ा हुआ है। अब मायावती के ट्वीट के बाद
समाजवादी पार्टी और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या बयान आता है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर से चर्चा में है। रामदेव इस बार अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में है। गुरुवार को राजस्थान के बाड़मेर में एक धर्म सभा को संबोधित करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने इस्लाम और मुसलमानों पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना है, मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना जरूरी है और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो सब जायज है। रामदेव ने कहा कि चाहे हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ, चाहे जिहाद के नाम पर आतंकवादी बनकर जो मन में आए वो करो, लेकिन दिन में 5 बार नमाज पढ़ो, फिर सब जायज होता है। इसी तरह बाबा रामदेव ने तमाम विवादित बयान दिया है। पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, देखा जाए तो लगातार रामदेव बाबा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने नमाज को लेकर और मुसलमानों को लेकर बयान दिया है। जी नंदिनी, देखिए जिस प्रकार से बाबा रामदेव जो है वो लगातार जो चर्चाओं का विषय जो है वो बने रहते हैं और अपने बयानों से लेकर काफी ज्यादा जाने भी जाते हैं। ये कल की बात है, उन्होंने एक बयान दिया था जिसको लेकर एक समुदाय विशेष के लिए बयान दिया गया था। उन्होंने कहा था कि जो आजकल की जो समाजों की पीढ़ी है वो लगातार सिर्फ नमाज पढ़ने को इस्लाम मानती है और बाकी चीजें भी काफी विवादित तरीके से इस बयान को देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बाबा रामदेव के द्वारा ये विवादित बयान जो है वो किसी विशेष समुदाय के लिए कहा गया है और ये धर्म की राजनीति की बात आ चुकी है। जिस तरीके से ये बयान दिया गया है, एक समुदाय को टारगेट करके यह बयान दिया गया है और बाबा रामदेव लगातार इस बयान की वजह से चर्चा में बने हुए हैं और तमाम दूसरे धर्म के लोगों को आड़े हाथों लेते हुए बयान ऐसा बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बाबा रामदेव ने एक समाज को, एक समुदाय को लेकर ये टिप्पणी की थी और उस समुदाय ने लगातार उनको पलटवार भी किया है। तमाम तरीके की बातें भी चल रही है। इस समुदाय के लोग लगातार जो है पलटवार कर चुके हैं और जो इनके मौलवी और उलेमा है लगातार बाबा रामदेव के बयानों का विरोध कर रहे हैं। नंदिनी जी, देखा जाए इस बयान के बाद तमाम सोशल मीडिया पर एक वार की तरह छिड़ चुका है। लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं मौलाना सुफियान निजामी ने इसको एक राजनीतिक बयान बताया है। जी बिल्कुल, ये उस समय की बात है जब कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली पर अनशन कर रहे थे बाबा रामदेव, वहां से भागे, वहां से ये चीजें जो है वो लाइन टाइम लेना शुरू की गई। उसके बाद से कई बार वो हाईलाइटेड रहे अपने बयानों के माध्यम से, अपने पतंजलि योग पीठ के माध्यम से, आय से अधिक संपत्ति के मामले में कई बार हाईलाइट रहे, लेकिन इस बार वो अपने बयानों को लेकर जो है वो हाईलाइट हुए और तमाम जो है जो ये बयान सुन रहे हैं, जितने भी लोग सोशल मीडिया के थ्रू हो चाहे आम जनता किसी भी वजह से सुन रही हो, उन लोगों ने इस बयान के राजनीतिक मायने बताए हैं और कह रहे हैं कि ये बयान जो है वो राजनीतिक तरीके से दिया गया है और सिर्फ एक समुदाय और समाज को टारगेट करने का प्रयास बाबा रामदेव के द्वारा किया जा रहा है। और कई लोगों ने ये भी कहा है कि बाबा रामदेव जो है वो भाजपा की और आरएसएस की जुबानी बोल रहे हैं। उनकी साठगांठ जो है पहले से ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से लोग बता रहे हैं और उनकी जुबानी जो है उनके नक्शे कदम पर चलते हुए बातें की राजनीति देश को कर रहे हैं, राजनीतिक बयान बता रहे हैं। विवेक, विशेष समुदाय की तरफ से ये प्रतिक्रिया भी सामने आई कि जिस आपने जो चीज पढ़ी ना हो, इस्लाम के बारे में अगर आपने पढ़ा ना हो तो उसके बारे में बोलना गलत है। जी बिल्कुल, बाबा रामदेव एक योग गुरु है और वो आध्यात्म से जुड़े हुए एक योग गुरु हैं, लोगों को योग सिखाते हैं। ऐसे में किसी धर्म को लेकर टिप्पणी करने से पहले हम सभी को सजग रहना चाहिए, उस धर्म की बारीकियों को जाननी चाहिए। तो मुस्लिम समुदाय के जितने भी लोग हैं, जितने भी स्कॉलर है, सब यही बता रहे हैं कि जिस धर्म या समुदाय के बारे में उनकी जानकारी नहीं है, बयान देना काफी ज्यादा गलत है। इनके बयान को जिस तरीके से देखा जा रहा है उससे समाज में दो तरह के संदेश जा रहे हैं और सीधे तौर पर रामदेव मुस्लिम समाज के निशाने पर है, हाशिए पे है, जिस तरीके से बयान को देखा गया है। नंदिनी, क्या लगता है कि बाबा रामदेव इस तरह का बयानबाजी करके लाइमलाइट में आना चाहते हैं कि या वाकई में राजनीतिक बयानबाजी ही कर रहे हैं वो? देखिए, बाबा रामदेव की जुबान कई बार फिसली है, इस बार भी उनकी जुबान फिसली है और लेकिन जब इस बार ये जो जुबान फिसली है उससे लेकर वो काफी आड़े हाथे लिए गए हैं मुस्लिम समाज के द्वारा, मुस्लिम स्कॉलर्स के द्वारा
और सोशल मीडिया पे कई जितने भी लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर जिनको ये जानकारी मिली, वो तमाम लोग जो है इनका विरोध कर रहे हैं। और जिस तरीके से देखा जाए कि वो लगातार जो है किसी न किसी वजह से मीडिया में छाए रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं। और कई जगह कई लोग तो इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर, आरएसएस के नक्शे कदम पर चल के बयानबाजी हो रही है। और बाबा रामदेव उनकी टीम का एक हिस्सा है। लगातार जो है वो किसी दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से बागेश्वर धाम के वीरेंद्र शास्त्री ने एक बार ऐसा ही बयान दिया था बुलडोजर को लेकर, उसका समर्थन भी बाबा रामदेव ने किया है। सनातन धर्म के लोग लगातार बागेश्वर धाम का समर्थन कर रहे हैं। उसके बाद ये बयान, बाबा रामदेव का ये बयान लगातार सामने आ रहा है, तो लोग इस तरीके से भी देख रहे हैं कि जो हिंदू संगठन है वो लगातार उग्र हो रहा है एक विशेष समुदाय की तरफ, जिसके तरीके से ये देखा जा सकता है कि इस तरह की बयानबाजी और भी हो रही है। लगातार कई चीजें हम देख रहे हैं। मुस्लिम समुदाय लगातार इस बयान को लेकर बाबा रामदेव का विरोध कर रहा है और उनकी कड़ी आलोचना कर रहा है। नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। बजट पेश होने के बाद एक दिन बाद ही अमूल दूध के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई। पहले से ही महंगाई की मार झेले जनता को अमूल दूध के दामों में हुई वृद्धि से एक और झटका लगा है। अमूल से दूध के दाम 3 रुपए तक बढ़ाए गए हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर मार पड़ेगी। बढ़ी हुई कीमतों के मुताबिक अब अमूल गोल्ड 66 रुपए प्रति लीटर, अमूल ताजा की कीमत 54 रुपए प्रति लीटर, अमूल गाय का दूध 56 और अमूल A2 भैंस के दूध की कीमत 70 रुपए प्रति लीटर हो गई है। अमूल दूध के बढ़े दामों पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लोगों का कहना है कि अब अमूल दूध के दाम बढ़ने से दोहरी मार पड़ी है। अमूल ने दूध के दामों में 3 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। इससे कहीं ना कहीं आमदनी प्रभावित होगी। खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, 2 दिन पहले अभी बजट पेश किया गया था, इसके बाद अमूल ने अपने दूध के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। देखिए नंदिनी, 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां और देश की संसद में ये 75वां बजट जो है वो पेश किया गया। लगातार अमृतकाल की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अमृतकाल का जिक्र कर रहे हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का संबोधन भी अमृतकाल से ही शुरू हुआ था। एक तरफ लगातार सरकार जो है देश के राज्य के 75 साल पूरा होने पर अमृतकाल मना रही है। उसी समय में अगर देखा जाए तो दूध जो है वो लगातार महंगा होता जा रहा है। पिछले 10 महीने में दूध कंपनियों ने दूध के दाम 12 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। हालांकि पिछले 6-7 साल में दामों में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी जा सकती, लेकिन पिछले 1 साल की अगर बात की जाए तो 12 से 13 रुपए तक दूध के दाम बढ़ चुके हैं। अब अमूल जो की निजी एक दूध कंपनी है, लगातार जो है वो अपने दामों को बढ़ा रहा है और 3 रुपए प्रति लीटर तक जो है अमूल दूध के दाम बढ़ चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि दूध हर परिवार की जरूरत होता है, बच्चों के लिए पोषण का कार्य होता है, बीमारों के लिए जरूरी होता है, हर परिवार में दूध की उपलब्धता होती है। ऐसे में बढ़ते दूध से कैसे महंगाई का निजात पाया जाए। इस केंद्र सरकार ने जब ये बजट पेश किया तो पूरे 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव को हित में रखते हुए बजट पेश किया, लेकिन इसके 2 दिन बाद ही विवेक, जब केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले अपना बजट पेश किया था तो उसको बताया था समावेशी बजट करार दिया था। इसी बाद अमूल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, तो कहीं ना कहीं आम जनता का इस पर प्रतिक्रिया आया है कि उन्हें परेशान करने के लिए कहीं ना कहीं वो पहले से महंगाई की मार झेल रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सत्य है कि आम जनता जो है इससे लगातार परेशान हो रही है। अब दूध से बने उत्पादों में भी बढ़ोतरी होगी। दूध से बने जितने भी मिठाई के उत्पाद होते हैं वो भी महंगे होंगे। और इसके बाद लगातार जो है जो दूधों की पैकेट घर पे आ रही थी, उन पैकेट पर भी दाम बढ़ने लगे, तो आम जनता पर सीधे जो है जेब ढीली करने की ये बात है। जिस तरह से उनकी जेब ढीली की जा रही है। पहले से ही बेरोजगारी जो है लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, महंगाई चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर केंद्र सरकार को भी घेरता ही रहता है। लेकिन दूध कंपनियों ने बढ़ाए अपने दामों से जनता को त्रस्त कर दिया है। आने वाले समय में ये गर्मी का महीना होने वाला है, दूध का उत्पादन कम हो जाएगा, जबकि मांग लगातार बढ़ती ही चली जाएगी। ऐसे में दूध कंपनियों का कहना है कि पशुओं का जो आहार है, जो चारा है, उसके दाम में बढ़ोतरी के चलते हमें दूध के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी लागत नहीं निकल पा रही है। नंदनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक।
आज के लिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।